हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 की जर्नी ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। मोशन इन अ प्लेन चैप्टर चल रहा है, उसका चल रहा है पार्ट नंबर 5। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके जो पहले प्रीवियस 4 लेक्चर हो चुके हैं वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने सभी बेसिक कंसेप्ट्स होगी, उससे रिलेटेड जो कुछ भी लॉज होंगे, उससे रिलेटेड जो कुछ भी फॉर्मूलेज होंगे, वो सभी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए हैं। तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लेक्चर आप लोग ज़रूर देखें। मतलब अलोंग एक्स कंपोनेंट, अलोंग वाई कंपोनेंट क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। लेकिन हाँ, चलेगा, कोई बात नहीं। आज मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देती हूँ। जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको मैं ज़रूर रिवाइज करूंगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है बच्चों, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड मोशन इन 2D। ऑलरेडी हम लोग मोशन इन 1D स्टडी कर चुके हैं। मोशन इन 2D का एक लेक्चर हो चुका है। आज मैं मोशन इन 2D 2 डायमेंशनल का दूसरा लेक्चर लेने वाली हूँ, जिसमें हम लोग एक अलग मोशन स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसका बेसिक से लेके हर एक फॉर्मूला में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि हर एक फॉर्मूला बहुत बार यूज किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में उसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मतलब हेडफोन लगा के बैठेंगे, फुल फोकस लेक्चर पे होना चाहिए। हर एक स्टेप को अंडरस्टैंड करना है, न कि रटना है। अगर रटोगे तो 100% आप नेक्स्ट स्टेप अपने एग्जाम में भूल जाओगे। हर एक टॉपिक का राइटिंग प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना डेरिवेशन आपको अच्छे से याद रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, लेकिन बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उसमें मैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका प्रैक्टिस करने से आपको और टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी, और उसके साथ साथ एंट्रेंस की भी तैयारी होगी। ओके, तो हो सके तो ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करें बच्चों, और उसके राइटिंग प्रैक्टिस करें, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोशन इन 2D स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में उन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी का छोटा सा टॉपिक ऐड किया है। एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी इसके पहले भी पुट किया था, बट अभी भी उन्होंने छोटा सा टॉपिक दिया है, तो वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक छूट गया था एक्चुअली, ये मैं इसके अंदर अपलोड कर देती हूँ। तो देखो बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होता है, ऑलरेडी ट्रेन का एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया था। मान लो हम लोग ट्रेन से चल रहे हैं, हमारे साथ और एक ट्रेन चल रही है। हमारी ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स, और बाजू वाली जो ट्रेन है उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन अगर हम लोग उस ट्रेन में बैठे हैं तो हमें उस ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स नहीं दिखता है ना। 60 किलोमीटर पर आवर्स क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो उसको हम लोग कंपेयर, हमारी वेलोसिटी के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं। वही अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं और ग्राउंड से हम लोग ट्रेन को देख रहे हैं, तो ट्रेन हमें जोर से जाते हुए दिखाई देगी, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर से जाते हुए दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं वो दूसरी ट्रेन में बैठी हूँ, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन में बैठी हूँ, तो उस ट्रेन का स्पीड मुझे बस 30 किलोमीटर पर आवर ही दिखेगा। तो उसका स्पीड मुझे 30 क्यों दिखता है बच्चों? क्योंकि मैं उसको कंपेयर कर रही हूँ मेरी वेलोसिटी के साथ, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो मैंने 2 एग्जांपल्स दिए थे। मान लो आपको ए ट्रेन है, 2 ट्रेन यहाँ पे हैं, एक ए ट्रेन है, दूसरी बी ट्रेन है, ऐसे 2 ट्रेन है। तो ए ट्रेन को बी ट्रेन के साथ हमें कंपेयर करना है ना। तो ये ए ट्रेन है एंड ये बी ट्रेन है, दोनों की वेलोसिटी हमें कंपेयर करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लोग कैसे लिखते हैं? दैट इज इक्वल टू, बच्चों ये जो है इसके प्रीवियस लेक्चर में, इसके पहले पार्ट नंबर 3 में मैंने इसको बहुत डिटेल में लिया है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। वी ए, उसके क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए हैं। वी ए माइनस वी बी हम लोग करते हैं, है ना। क्योंकि ये 60 के स्पीड से चल रही है, ये 30 के स्पीड से चल रही है, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना होगा? 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब
बाजू वाली ट्रेन हमें 30 किलोमीटर पर आवर से ही दिखेगी, वही हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो 60 का 60 ही दिखेगा, क्योंकि ग्राउंड पे हमारी वेलोसिटी 0 है। अभी हम भी 30 से चल रहे, वो भी 60 से चल रहे, तो 60 माइनस 30 हमें 30 ही दिखेगा। अगर मुझे B को A के रिस्पेक्ट में देखना है, अगर मान लो अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं, B के अंदर बैठे हैं और A को देख रहे हैं, तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, उसको VB माइनस VA से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है बच्चों। तो बस इतना याद रखो, जो यहाँ पे है पहला कौन सा है, VB है, तो VB माइनस VA हम लोग करेंगे। अगर VA को A रिस्पेक्ट टू B करना है तो VA माइनस VB करोगे, B रिस्पेक्ट टू A करना है तो VB माइनस VA करोगे। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब मान लो यहाँ पे हमने दो ही ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, A B, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लिए। मान लो मैंने C लिया इसको, देन D लिया, मान लो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लिए, X Y Z, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने लिए। ठीक है, और मुझे फिर A का X Y Z Z तक ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, फॉर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, A B C D X Y Z, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इन सभी ऑब्जेक्ट्स का रिलेटिव वेलोसिटी हमें कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो मुझे A का Z के साथ कंपैरिजन चाहिए, तो A विथ रिस्पेक्ट टू Z, तो ये क्या आएगा देखो बच्चों, VAB, V का AB के साथ, A विथ रिस्पेक्ट टू B प्लस B विथ रिस्पेक्ट टू C प्लस C with respect to D and so on, X with respect to Y ऐसे ही, प्लस Y with respect to Z प्लस Y with respect to Z आ गया, बस यहाँ तक ही है। ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हमें करना होता है रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, उसका फॉर्मूला हमें कुछ ऐसे मिलता है, A विथ रिस्पेक्ट टू B, B विथ रिस्पेक्ट टू C, C विथ रिस्पेक्ट टू D एंड सो ऑन। सबकी रिलेटिव वेलोसिटी कंपेयर करके हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम लोग हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज का, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों मोशन इन 2D की बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवा देती हूँ। मोशन इन 2D क्या होता है ना। मोशन इन 1D में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, आपको याद होगा। मोशन इन 1D मतलब क्या, कि जो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन से चलता है, मतलब मान लो कोई पार्टिकल है वो बस इस डायरेक्शन से चल रहा है ना। मोशन इन 1D में हमने देखा था कोई पार्टिकल बस एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मोशन इन 1D। तो ये आइदर एक्स एक्सिस चलेगा, आइदर वाई एक्सिस चलेगा। मतलब मान लो कोई व्हीकल है तो वो अलोंग रोड चल रहा है तो वो अलोंग एक्स एक्सिस चलेगा। किसी बॉल को मैंने थ्रो किया ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऊपर थ्रो करने के बाद वो नीचे आएगा, वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है वो, मतलब आइदर एक्स एक्सिस के अलोंग, कौन से भी एक डायरेक्शन के अलोंग, आइदर एक्स आइदर वाई, ऐसे कोई तो भी एक ही डायरेक्शन के अलोंग वो चलेगा। तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन 1D। तो बच्चों इसके फॉर्मूलेज हम लोगों ने लर्न किए थे, आपको याद होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, राइट। देन उसके बाद हमने वेलोसिटी देखी थी, इसके प्रीवियस लेक्चर में देखो, अगर आपने देखा है तो इसको आपने फॉरवर्ड किया तो भी चलेगा बच्चों। x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कोई अगर ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी देखते आ रहे हो प्रीवियस लेक्चर से तो इसको फॉरवर्ड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एक्सेलरेशन हमने देखा, एक्सेलरेशन जिसको बहुत स्लो रखता है वो 2 के स्पीड से देख सकता है। a इज इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो ये फॉर्मूलेज हम लोगों ने मोशन इन 1D के लिए, 1 डायमेंशनल के लिए देखा, एक ही एक्सिस, आइदर एक्स आइदर वाई। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में मोशन इन 2D को देखा था। तो मोशन इन 2D में क्या होता है, मोशन इन 2D। तो बच्चों 2D में हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशन है, मतलब एक तो वो एक्स एक्सिस भी चल रहा है, अलोंग वाई एक्सिस भी चल रहा है। तो इसकी हमने बात की थी, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस देन एक्स एक्सिस, कोई भी पार्टिकल ऐसे मूव हुआ है ना। तो जब पार्टिकल ऐसे मूव होता है तो उसका
वेलोसिटी मान लो मैं यहाँ पे लूँ तो वो अलोंग एक्स एक्सिस भी चलता है, अलोंग वाई एक्सिस भी चलता है, मतलब 2 डायमेंशन है उसको। तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे लिखा था बच्चों, याद होगा आपको। डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको हमने लिखा था x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ऐसे हमने लिखा था। उसके बाद हमने देखी थी वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं इसकी, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 इंटू आई कैप। अब यहाँ आई एक्सिस वाई एक्सिस दोनों का मुझे कंसिडरेशन करना जरूरी है, प्लस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 जे कैप। ओके, उसके बाद हमने देखा था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन दैट इज ए बार, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 आई कैप प्लस v2x चाहिए, यहाँ x कर देती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 अलोंग y एक्सिस j कैप। तो ये सभी फॉर्मूलेज ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों अलोंग x एंड अलोंग y कंपोनेंट के लिए हमने कुछ फॉर्मूलेज डिराइव किए थे, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें उसकी भी जरूरत है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग x एंड y कंपोनेंट क्या होते हैं, देखो अलोंग x एंड y कंपोनेंट मतलब क्या, कंपोनेंट, एक मिनट, अलोंग x एंड y कंपोनेंट मतलब क्या, देखो कोई भी पार्टिकल जब यहां से स्टार्ट होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक अलोंग x एक्सिस, मान लो यहाँ का पार्टिकल मैं लेती हूँ, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं ड्रॉ करती हूँ। मान लो कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, तो मैंने यहाँ की उसकी वेलोसिटी कंसीडर की, तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनेंगे। मान लो ये v बार है तो ये vx रहेगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट vy रहेगा, है ना। इसी का डिस्प्लेसमेंट मान लो s बार है तो इस sx रहेगा, sy रहेगा। एक्सेलरेशन मान लो a बार है तो ये ax रहेगा, ये ay रहेगा। इसकी ऑलरेडी बात की थी, मतलब इसके कंपोनेंट जो है अलोंग x एक्सिस अलग रहेंगे, अलोंग y एक्सिस अलग रहेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं बच्चों, अलोंग x एंड y कंपोनेंट। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इसी को हम लोग फॉर x के लिए क्या लिखेंगे, फॉर x कंपोनेंट ये क्या बनेगा, देखो मतलब इस डायरेक्शन के लिए ये क्या रहेगा इक्वेशन, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, है ना। सिमिलरली फॉर y कंपोनेंट ये क्या रहेगा, फॉर x कंपोनेंट ये रहेगा, फॉर y कंपोनेंट ये क्या बनेगा, देखो vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। ओके, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है s का, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूलेज आपको आने ही चाहिए। अब हम लोग देखेंगे फॉर x कंपोनेंट, x कंपोनेंट के लिए क्या रहेगा, ये sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ओके, एंड फॉर y कंपोनेंट ये क्या रहेगा, फॉर y कंपोनेंट क्या बनेगा, देखो ये दैट इज sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। टाइम तो चेंज नहीं होगा, टाइम एज इट इज रहेगा। तो ये फॉर्मूले भी ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में इसको डिराइव कर चुके हैं। अगर डिटेल में देखना है बच्चों तो वहां पे जरूर देखें। यहाँ पे अभी मैं डायरेक्टली इनको यूज करके प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं अभी मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, देखो क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पे किसी फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल को या फिर किसी बैट्समैन ने हिट किया, 6 हिट किया, है ना।
सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में खेल रहे हैं और उन्होंने 6 हिट किया मान लो, तो उनके बॉल की मोशन कैसी होती है, लाइक दिस। बॉल ऐसे जाता है, मतलब लाइक दिस, बॉल ऐसे जाएगा और सीधा पब्लिक में जाके गिरेगा, है ना। तो ये जो मोशन रहेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी एंड बोर्ड एग्जाम में भी। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी देखो यहाँ पे मान लो ये पार्टिकल जो है इसको हमने हिट किया u जितनी वेलोसिटी के साथ, उसको हमने हिट किया, ठीक है। तो ये जो इसका एंगल मान लो कितना एंगल बना है, दैट इज थीटा जितना एंगल से वो हिट हुआ है, ठीक है। तो बच्चों जो थीटा की साइड में होता है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दी हूँ, देखो मान लो इसको हमने हिट किया है इनिशियली एक्स वाई कंपोनेंट में, हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ से पार्टिकल को हिट करने के बाद उसकी मोशन कुछ ऐसे रहेगी। तो बच्चों जब ये पार्टिकल यहाँ से हम लोग हिट करते हैं तो उसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी होती है, मतलब फ्लाइट करता है, फ्लाइट करने के बाद वो कुछ डिस्टेंस पे जाके गिरता है। तो ऐसी मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। कुछ एंगल में हमने इसको थ्रो किया, तो ये थीटा जितना एंगल है मान लो। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी में इसकी यू बार लेती हूँ। तो बच्चों किसी भी कंपोनेंट को जब हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी वेक्टर को जब हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो उसका अलोंग थीटा की साइड में अलोंग एक्स एक्सिस एक कंपोनेंट होता है, अलोंग वाई एक्सिस एक कंपोनेंट होता है। तो इसका थीटा की साइड में हमेशा क्या रहेगा, थीटा की साइड में होता है कॉस थीटा। सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको बताया है, दो कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं, एक थीटा की साइड में और उसका परपेंडिकुलर। थीटा की साइड में हमेशा रहेगा कॉस थीटा एंड उसका परपेंडिकुलर रहेगा साइन थीटा। तो ये थीटा की साइड में ये कौन सा रहेगा, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा को ही हम लोग यू एक्स से डिनोट कर सकते हैं और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा यू साइन थीटा, जिसको हम लोग यू वाई से डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है प्रोजेक्टाइल, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, प्रोजेक्टाइल जो है यू कॉस थीटा जो है वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगा। एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बने, ओके, टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रोजेक्टाइल का। टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कौन से है, देखो पहला यू एक्स विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड सेकेंड कौन सा है, यू वाई विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ओके। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्या बोला, देखो यहाँ पे जो यू एक्स है वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे इसकी जो मोशन है इस डायरेक्शन में बच्चों कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, अलोंग एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। जो भी फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो अलोंग वाई एक्सिस लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है लेकिन इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो यू कॉस थीटा ये क्या रहेगा, थ्रू आउट द मोशन ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जो यू साइन थीटा है वो कुछ इस प्रकार चेंज होगा, देखो यहाँ पे वो सबसे ज्यादा रहेगा यू कॉस थीटा, क्योंकि देखो कोई भी पार्टिकल को जब हम थ्रो करते हैं तो ऊपर जाते वक्त उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी कम होती है ना। ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी कम होते जाती है, देन जीरो होती है एंड देन वापस नीचे आते वक्त बढ़ती जाती है, फिर नीचे आते वक्त बढ़ती ही रहती है वेलोसिटी। लेकिन ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी जीरो बनेगी, जीरो बनने के बाद वापस पार्टिकल नीचे आएगा। तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी देखो कितनी है, यू एक्स, ये यू एक्स सेम रहेगी, यहाँ क्या है यू वाई। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा है ना ये छोटे दिखाती हूँ कंपोनेंट्स, ताकि है ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये पार्टिकल ऐसे जाए, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है कुछ वी एक्स है, कुछ वी वाई है, ठीक है। यहाँ जाने के बाद क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी, वी एक्स तो उतना ही रहेगा लेकिन वी वाई जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वापिस यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी, वी एक्स तो इतना ही रहेगा लेकिन वी वाई थोड़ा कम होगा। यहाँ पे जाने के बाद
Vy तो रहेगा ही नहीं, मतलब Vy जो है या फिर Uy आप लोग बोल सकते हैं, ये टोटली क्या है बच्चों, जीरो एट द अपर मोस्ट पोजिशन। वेलोसिटी ऑफ अलोंग y एक्सिस टोटली जीरो है, कुछ भी नहीं है। इसको बस कौन सी वेलोसिटी है, अलोंग x एक्सिस की वेलोसिटी है ये, लेकिन उतनी जहां यहाँ पे जितनी थी उतनी ही वेलोसिटी वहां पे भी है। वापस पार्टिकल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी, Vx उसका इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन Vy अभी थोड़ा बढ़ना स्टार्ट करेगा, Vy अभी थोड़ा सा बढ़ेगा। वापस यहाँ पे आने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी, यहाँ Vx उतना ही रहेगा, लेकिन Vy अभी थोड़ा सा और बढ़ेगा, इससे थोड़ा ज्यादा। यहाँ पे आने के बाद वापस पार्टिकल की x वेलोसिटी इधर ही रहेगी, Vy यहाँ पे इससे भी ज्यादा रहेगा। इसका मतलब क्या, Vx जो है दैट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन Vy जो है वो जब ऊपर जाता है, पार्टिकल ऊपर जाने की पोजीशन को हम लोग असेंडिंग बोलते हैं, नीचे आने के लिए डिसेंडिंग बोलते हैं। जब पार्टिकल असेंडिंग करेगा, पार्टिकल असेंडिंग होगा, असेंडिंग के वक्त ये कौन सा है, Vy है अपना, ये Vy है, Vy के बारे में देख रहे हैं। Vy असेंडिंग में होगा पार्टिकल, तो Vy क्या होगा, Vy डिक्रीजेस, Vy डिक्रीजेस। जब पार्टिकल डिसेंडिंग में होगा, मतलब नीचे आता रहेगा, तब उसका Vy क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीजेस। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आया सबको। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है बच्चों, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगा। देखो पहला पॉइंट ये वेलोसिटी का हमने देखा, एक्सेलरेशन देखते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन तो चेंज डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर। इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो बॉडी एक्सेलरेट होगी ही नहीं ना। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Vx2 माइनस Vx1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी मान लो 20 थी, तो यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, सभी जगह पे 20 20 20। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 20 है, 20 माइनस 20 बनता है 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मुझे क्या मिलने वाला है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अलोंग एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस के ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल, क्योंकि ऐसा है वो, तो इसके ऊपर ग्रेविटी अफेक्ट कर रहा है। तो वाई एक्सिस के अलोंग एक ही एक्सेलरेशन है, वो कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। जब पार्टिकल ऊपर है तो वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। ओके, तो यहाँ पे जी बस उसका साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सा रहेगा, ग्रेविटेशनल। तो बच्चों ये सब बातें हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, वाई एक्सिस का कंपोनेंट असेंडिंग के वक्त डिक्रीजिंग होगा, डिसेंडिंग के वक्त इंक्रीजिंग होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बताती हूँ पहले, लेकिन आप लोग इसको स्क्रीनशॉट निकाल के बहुत अच्छे से कॉपी करना है, ठीक है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी दिखाई है, देखो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्या डेफिनेशन है देखो, एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन विद सम वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट फ्लाइट करता है आफ्टर बीइंग थ्रोन विद सम वेलोसिटी, देन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि एग्जाम्पल, बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, उसकी मोशन जो रहेगी कुछ ऐसे, एंड फुटबॉल किक्ड इन एयर। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। ये सब इसका स्क्रीनशॉट निकालो।
बच्चों अभी इसके ऊपर है ना, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी अभी हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कौन सा है, देखो उसी का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है उसका दूसरा नाम क्या है, ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी बोलते हैं उसको। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये ट्रैजेक्टरी कैसे होती है, देखो ट्रैजेक्टरी पाथ कुछ ऐसे होता है, मतलब ये पैराबोला दिख रहा है ना, तो इसका पाथ कौन सा है, दिस इज पैराबोलिक। लेकिन हमें इसको प्रूफ करना है, फिजिक्स को प्रूफ चाहिए, वैसे दिख रहा है पैराबोलिक लेकिन फिजिक्स को प्रूफ चाहिए, तो इसका प्रूफ हमें देना है। तो आपको याद होगा कि पैराबोला का जो इक्वेशन होता है, ये आपने मैथ्स में भी स्टडी किया है ना। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, वेर a एंड b दोनों क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हमें मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो कौन सा है, पैराबोलिक पाथ है। तो हमें इक्वेशन इस फॉर्म में लाना है। इसके लिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने प्रोजेक्टाइल मूव किया है, प्रोजेक्टाइल है। कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग बोल सकते हैं, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, it's which is resolved into two components, initial velocity u, final velocity v, having displacement s हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लिख के ही देती हूँ, बेटर रहेगा, और वैसा इक्वेशन हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे रहेगा, u बार इज द इनिशियल वेलोसिटी, अलॉन्ग x एक्सिस वो क्या रहेगी, ux रहेगी, अलॉन्ग y एक्सिस वो क्या रहेगी, uy रहेगी। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे uy। तो हम लोग बोलेंगे consider particle performing projectile motion having initial velocity, having u bar, ऐसे लिखो, having u bar is equal to initial velocity, v bar is equal to final velocity, then s is equal to displacement, ओके, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अब हमें पता है कि इसका जो वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसका प्रूफ मैं दे रही हूँ बच्चों, रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, कौन से? फर्स्ट कंपोनेंट है इसका x कंपोनेंट, कौन सा है, ux, विच इज इक्वल टू u cos थीटा, विच इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कहते हैं इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंड सेकेंड कौन सा है, uy, विच इज इक्वल टू u sin थीटा, कॉल्ड एज वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे दो कंपोनेंट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। बच्चों अभी इसके इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, देखो नाउ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज क्या रहेगा यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, मतलब vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे ax क्या है बच्चों, 0, ऑलरेडी हमने देखा, बट ax इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है। इसका मतलब ये टर्म यहाँ पे निकल जाएंगे एंड vx इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, ux, और ux क्या है अपना, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। ठीक है, ये मुझे मिला ux। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे vy क्या होता है, uy प्लस ayt, और ay मतलब ऊपर जाते वक्त ay क्या रहेगा, माइनस g। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं vy इज इक्वल टू, uy की जगह पे लिखो u sin थीटा माइनस g इंटू t, ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको नाम चाहे तो दे दो आप कुछ, तो भी इक्वेशन नंबर 1, 2 ऐसे हम लोग बोल सकते हैं।
बच्चों ये हुए वेलोसिटी के फॉर्मूले। ऐसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। सिमिलरली displacement of the particle is, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? Sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। Sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। यहाँ पे x क्या है? 0 है। एंड बच्चों यहाँ sx क्या रहेगा? sx को ही हम लोग मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस इसने कवर किया है इसको मैं x मान के चलती हूँ, तो sx यहाँ पे हम लोग x लेंगे। ओके, एंड ux को मैं, ux तो मुझे पता है कितना है, वो u cos थीटा है, तो मैं पुट कर देती हूँ वैल्यू। तो देखो क्या बनेगा, ये sx को मैं x मानती हूँ तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। ओके, यहाँ मुझे t का फॉर्मूला बना लेती हूँ मैं, t का फॉर्मूला बाद में sy में पुट करूंगी। तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा? x डिवाइड बाई u cos थीटा, है ना। t की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की, x डिवाइड बाई u cos थीटा। गॉट इट। उसके बाद देखो अभी sy हम लोग लिखते हैं। sy क्या मिलेगा मुझे? sy इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए वाई की जगह पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं जो कि माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, माइनस जी असेंडिंग का हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एस वाई इज इक्वल टू मैं क्या लेती हूँ? वाई लेती हूँ, एंड यू वाई तो मुझे पता है कितना है, यू साइन थीटा, राइट। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो क्या बनेगा? देखो टी का भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, लेकिन इनिशियली पहले इसको पुट करते हैं। वाई इज इक्वल टू बनेगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये t के ऊपर से, इसके ऊपर से मैं ये t की वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा देखो। ओके, इसको मैं, मुझे लगता है एक्स्ट्रा पेज लेने की जरूरत है, पहले मैं एस वाई लिख लेती हूँ। वहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है? u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। देखो y इज इक्वल टू कितना है? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन बच्चों t कितना है यहाँ पे? t इज इक्वल टू कितना है? ऑलरेडी हमने फाइंड किया। देखो यहाँ पे x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा, तो उसको मैं वहां पे पुट करती हूँ, x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। तो क्या बनेगा देखो, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, मतलब x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे u गेट कैंसल, u को मैं कैंसिल कर देती हूँ और बचेगा क्या? देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा में एक जगह लेती हूँ, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ इंटू जी, एक्स का स्क्वायर मिलेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या बनेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टैन थीटा इंटू एक्स माइनस ये क्या बनेगा? टैन थीटा इंटू एक्स माइनस जी डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है इक्वेशन किसके फॉर्म में आ गया? देखो यही तो मुझे चाहिए था। y इज इक्वल टू ए एक्स चाहिए, x यहाँ ए कॉन्स्टेंट है, b एक्स स्क्वायर चाहिए, b यहाँ कॉन्स्टेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? हियर हम लोग लेते हैं a इज इक्वल टू टैन थीटा लेते हैं हम लोग, टैन थीटा, एंड b इज इक्वल टू मैं लेती हूँ g डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मुझे y का वैल्यू क्या मिलता है? देखो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ओके, वेयर a and b are the constants. Okay, so this is the equation of parabola. This is
the equation of parabola, hence we can conclude that projectile, path of projectile is a parabola. Path of projectile is a parabola. ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव करने के लिए। तो आप लोग इसको ऐसे प्रूव करोगे। ओके, सबसे पहले डायग्राम भी निकालोगे बहुत अच्छे से। डायग्राम में और क्या क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे हम लोग इसकी हाइट दिखा सकते हैं, डायग्राम अच्छे से बताती हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग इसका हाइट दिखा सकते हैं h, ये x है ना, इसको r भी हम लोग रेंज भी बोलते हैं। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी vy, फिर यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी इधर रहेगी vy इधर रहेगी vy, है ना, और ये इसका vx, ऐसे हम लोग लिख सकते। तो ये डायग्राम में आप लोग बहुत अच्छे से दिखाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ऐसा डायग्राम आप लोग ड्रॉ करोगे। यहाँ पे एंगल दिखा दो थीटा, और क्या बाकी है, बस इतना भी दिखा है तो भी काफ़ी है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ऐसे ही डेरिवेशन आप लोग लिखोगे अपने एग्जाम में सेम तरीके से अपनी लैंग्वेज में। चाहे आपने है ना थेरोटिकल पार्ट अपनी लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा, लेकिन जो स्टेप्स ये डेरिवेशंस की मैंने बताई है वो एज इट इज़ वहाँ पे आनी चाहिए। देन इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो। बच्चों अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब अभी पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये हमने स्टडी कर लिया। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोला होता है, ये भी हमने स्टडी कर लिया। अभी हम लोग देखने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट एग्जैक्टली क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। मैं बताती हूँ आपको धीरे धीरे क्या होता है एग्जैक्टली डेफिनेशन। वैसे तो नाम से आपको पता चल ही गया होगा टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या। time required to complete entire trajectory called as time of flight। ओके, तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। ये रहा हमारा, अगेन हर एक क्वेश्चन में आपको सेम डायग्राम ड्रॉ करना है। ये रहा हमारा इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने थ्रोन किया विद द एंगल थीटा। इस साइड में बनेगा हमारा ux, इस साइड में बनेगा हमारा uy। ओके, यहाँ पे जाने के बाद इसका इस डायरेक्शन में ux रहेगा, वापस यहाँ आने के बाद ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस साइड में रहेगा vx, इस साइड में रहेगा vy, है ना। यहाँ पे आने के बाद वापस इस साइड में रहेगा वेलोसिटी, इस साइड में रहेगा vx एंड इस साइड में रहेगा vy। जितना एंगल यहाँ पे बनता है उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बच्चों ये इसका मतलब क्या, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एंटायर ट्रैजेक्टरी, मतलब ये पूरा टाइम, यहाँ पे पूरी ट्रैजेक्टरी कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज नथिंग बट द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों ये टाइम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो ये मैक्सिमम हाइट वो रीच कर रहा है, दिस इज मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मैंने क्या बोला था, असेंडिंग, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको हम क्या बोले थे, डिसेंडिंग। तो यहाँ टाइम ऑफ असेंडिंग एंड टाइम ऑफ डिसेंडिंग, ऐसे दो टाइम हमें लगने वाले हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग, ऐसे दो टाइम होते हैं, दैट इज TA एंड TD, टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग, दोनों सेम रहते हैं। जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 × TA, बिकॉज TA इज इक्वल टू क्या है, TD है।
इसकी वजह से हम टी ए प्लस टी ए क्या बोल सकते हैं, 2TA बोल सकते हैं। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है बच्चों, 2 इंटू टी ए। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट और टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, मतलब t इज इक्वल टू 2 इंटू टी ए अगेन। तो बच्चों ये फॉर्मूला यूज करके अभी हम लोग इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। इसका भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें आगे जाके बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ करना है, तो उसको बहुत अच्छे से स्टडी करोगे। अब मैं आपको इसका डेरिवेशन बताती हूँ। देखो, इसका डेरिवेशन स्टडी करने के लिए वापस हम लोग सेम प्रोसेस दोहराएंगे। वापस आप लोग डायग्राम ड्रॉ करोगे और सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अ एयर विथ सम एंगल थीटा, ओके, विथ इनिशियल वेलोसिटी u बार एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे हम लोग लिखेंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर with initial angle theta and initial velocity u बार। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगी। वापस सेम, इनिशियल वेलोसिटी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। बच्चों ये जो है ना, आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, विथ सम एंगल थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u बार, हैविंग डिस्प्लेसमेंट s बार, ऐसे एटसेट्रा एटसेट्रा इन एक्स वाई प्लेन। ऐसे आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं, है ना। इनिशियल वेलोसिटी u बार is resolved into 2 components. U bar is resolved into 2 components. कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं, बताओ सब लोग, फटाक से बताओ। ux is equal to u cos theta which is horizontal component and uy is equal to u sin theta which is vertical component. Okay, vertical component। बच्चों अभी हम लोग देखेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसका रिमेन्स सेम रहेगा, हमें पता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स सेम एवरीवेयर, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट is same everywhere but vertical component change due to gravitational acceleration. change due to gravitational acceleration। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। बच्चों अभी हम लोग देखेंगे इसकी फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा, वो कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला। ओके, एक्सेलरेशन। तो हमें पता है vy इज इक्वल टू क्या होता है, uy प्लस ayt। ओके, यहाँ vy, हाँ एक बात आपको याद रखनी है, एट मैक्सिमम हाइट पे मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है vy जो है वो क्या होता है, 0। मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे vy क्या होता है, 0। यहाँ पे बस क्या होता है, x कंपोनेंट ही होता है। सो एट मैक्सिमम हाइट, क्योंकि मैं टाइम ऑफ एसेंट पहले निकालने वाली हूँ, उसके बाद ही हम लोग उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालेंगे। एट मैक्सिमम हाइट कितना होता है vy, एक मिनट, एट मैक्सिमम हाइट
वी वाई कितना होता है 0, ओके, एंड यू वाई कितना है बच्चों u साइन थीटा। सिमिलरली ए वाई कितना है यहाँ पे -g, एंड टी कितना है यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो टाइम ऑफ एसेंट होगा, नीचे आते वक्त टाइम ऑफ डिसेंट होगा। तो अभी हम लोग ये सभी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो वी वाई 0 पुट किया, यू वाई की जगह पे मैंने पुट किया u साइन थीटा, ओके, देन ए वाई -g पुट किया एंड t की जगह पे मैंने पुट किया टी ए। बच्चों अभी मैं इसको इस साइड शिफ्ट करती हूँ तो क्या बनेगा, g इंटू टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ओके। आई वॉन्ट द टी ए है ना, तो टी ए में एज इट इज रखूंगी, g को इधर शिफ्ट करूंगी तो बनेगा u साइन थीटा अपॉन जी, ओके। ये मेरा टी ए का फॉर्मूला मिला। लेकिन बच्चों मुझे ये बस टाइम ऑफ एसेंट मिला, आई वॉन्ट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी ए इज इक्वल टू क्या होता है, टी डी होता है, टाइम ऑफ डिसेंट एंड टाइम ऑफ एसेंट सेम होते, तो ये फॉर्मूला में टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में पुट कर सकती हूँ। देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू दैट इज टी इज इक्वल टू हमने क्या देखा 2 इंटू टी ए। तो ये टी ए का फॉर्मूला इसके अंदर पुट कर दो, 2 इंटू यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो ये क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो बच्चों कितनी वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट थ्रोन किया u के ऊपर, कितने एंगल से ऑब्जेक्ट को थ्रोन किया थीटा के ऊपर, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है g के ऊपर। ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करेगा इनिशियल वेलोसिटी पे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहला पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी v u, इनिशियल वेलोसिटी u, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल से उसको प्रोजेक्ट किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, थर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g। इन सभी चीज़ों के ऊपर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, जब भी आपको कोई डेरिवेशन लिखना है तो ज़रूर डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ करना है, सेम प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट पहले निकालो, डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला आप लोग उस डिराइव करोगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अभी ट्रैजेक्टरी हो गया, पैराबोला है, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक नया कंसेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज द रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब क्या बच्चों, कि जब कोई बैट्समैन सिक्स हिट करता है तो उसके जहाँ से उसने हिट किया है और जहाँ पे बॉल जाके गिरी है, तो हिट और बॉल गिरने का जो डिस्टेंस है, ये टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो बॉल ने कवर किया है, उसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की पहले डेफिनेशन लिख लो। रेंज मतलब क्या, देखो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, रेंज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the entire trajectory called as range of projectile, okay, range of projectile। देखो तो
तो बच्चों अब वापिस हम लोग इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो डेरिवेशन में वापिस हम लोग वही फॉर्मूलेज देखेंगे। क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा y एक्सिस, x एक्सिस। डायग्राम हर बार आप सेम निकालोगे। अब रेंज यहाँ पे ये u जितने डिस्टेंस से हमने इसको थ्रोन किया, ux रहेगा, uy रहेगा, ये तो लर्न होना चाहिए आपको, थीटा। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, r। और इसको कितना टाइम लगा, टोटल टाइम इसको t लगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये मैक्सिमम हाइट उसने रीच की, मान लो h जितनी हाइट उसने रीच की। तो बच्चों अभी रेंज निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस निकालना होगा। तो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, आप लोग लिखोगे सेम। आगे का जो डेरिवेशन अगर आपको पूछा जाए तो आप सेम स्टेप्स लिखोगे। पहला क्या रहेगा, वापस लिख के दो बच्चों, कंसीडर अ पार्टिकल। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप फॉरवर्ड कर लो इसको। ओके, कंसीडर अ पार्टिकल, इसका जो लिखा जाता है, मतलब जो डेरिवेशन दिया जाता है, तो हर बार आपको ये सेंटेंस उसके अंदर ऐड करना ही है। पार्टिकल परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, उसमें दो कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट कौन सा है, u बार, रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, अगेन इनटू टू कंपोनेंट्स। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा रहेगा, दैट इज ux, विच इज u cos थीटा हॉरिजॉन्टल, एंड सेकेंड uy, विच इज u sin थीटा। ओके बच्चों, अभी टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो उसके ऊपर से हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। थर्ड, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ऐसे ही लिखोगे आप लोग सेम, ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इज, कितना आएगा, ux इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस के लिए हमने क्या लिया है, r, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के लिए हम लोग क्या लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे। ओके, तो इससे r मुझे क्या मिलेगा, r ही चाहिए ना, रेंज ही निकालना है। तो ये ux है वेलोसिटी, ये टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया है r, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, t। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने यहाँ पे यूज किया, r अपॉन टी। तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा, ux इंटू टी। ओके, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, ux इंटू टी। तो यहाँ u कितना है, ux कितना है बच्चों, u cos थीटा, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज t, अभी हमने निकाला क्या था, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, एंड ux कितना है, दैट इज u cos थीटा। तो ये सभी फॉर्मूले यहाँ पे पुट करो, r कितना मिलेगा, दैट इज u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g। तो यहाँ पे हम लोग u इंटू u स्क्वायर लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू u स्क्वायर इन ब्रैकेट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय g। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, आपको पता होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर मैं पुट कर सकती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये बच्चों है, दैट इज रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाय u square into sin 2 theta divided by g. This is nothing but the range of a projectile. This is required expression for range of projectile. Okay, range of projectile. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं नेक्स्ट।
तो बच्चों अभी इसी से रिलेटेड कुछ केसेस हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब हमें रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी, रेंज मिनिमम कब मिलेगी, जीरो कब मिलेगी, एग्जैक्टली 1 कब मिलेगी, मतलब मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब कुछ स्पेशल केसेस हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या है रेंज का, अपना वो लिख लो। रेंज इज इक्वल टू क्या है, ब्लैक, रेंज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखा हमने, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, तो सबसे पहले मैं लेती हूँ केस 1। केस 1 देखो क्या है, दैट इज इक्वल टू इफ थीटा इज इक्वल टू मैंने लिया 0 डिग्री। ओके, तो साइन 2 इंटू 0 बनेगा, 2 इंटू थीटा है ना, तो 2 इंटू 0 कितना मिलेगा, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अगर मैं r के फॉर्मूले में इसको पुट करती हूँ तो क्या मिलेगा, यू स्क्वायर इंटू साइन 0 डिवाइड बाई जी। मतलब ये टोटल वैल्यू मुझे क्या मिलेगी यहाँ पे, 0। मतलब जब एंगल 0 होता है, एंगल 0 थीटा 0 होता है, तब हमें रेंज कितनी मिलती है, 0 मिलती है, मिनिमम रेंज मिलती है। दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन the range is minimum, range of projectile is minimum। ये पहला केस है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम, सबसे पहला केस। उसके बाद देखते हैं बच्चों, मान लो थीटा इज इक्वल टू केस 2, मैंने 90 डिग्री लिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन 2 इंटू 90 इज इक्वल टू साइन 180। ये हमें कितना मिलेगा, साइन 180 भी कितना होता है, 0 ही होता है। अगर ये 0 है तो 90 के लिए हमें रेंज कितना मिलेगा, 0। ऑब्वियसली बच्चों अगर हम ऐसे थ्रो करते हैं ऑब्जेक्ट को, ऐसे थ्रो करोगे तो रेंज थोड़ी ना, प्रोजेक्टाइल थोड़ी ना होने वाला है, वर्टिकल मोशन होने वाला है। वर्टिकल मोशन में ऑब्जेक्ट बस वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, प्रोजेक्टाइल करेगा ही नहीं। इसका मतलब u इज इक्वल टू, आई एम सॉरी r चाहिए ना, r इज इक्वल टू कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 अपॉन जी। मतलब वापिस ये हमें क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू 0। मतलब 180 के लिए भी हमें क्या वैल्यू मिलती है, मिनिमम मिलती है, ठीक है। मतलब रेंज इज मिनिमम, रेंज इज मिनिमम। अब बात करते हैं कौन सी, केस 3 की। केस 3 में हम लोग लेते हैं थीटा 45 डिग्री। थीटा अगर मैं 45 डिग्री लेती हूँ तो साइन 2 इंटू 45 कितना होगा, 2 इंटू 45 मतलब 90। साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1, सबसे ज़्यादा रेंज। तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, r मैक्स कितना है, यू स्क्वायर इंटू साइन 90 2 थीटा ना, 2 थीटा कितना है 90 डिवाइड बाई जी। मतलब आर मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, आर मैक्स इज इक्वल टू मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो बच्चों मैक्सिमम रेंज हमें कितनी मिलती है, द रेंज इज मैक्सिमम दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी, सबसे ज़्यादा रेंज होती है। देयरफॉर द रेंज इज मैक्सिमम एट, अगर हमने थीटा 45 डिग्री लिया तो रेंज हमें सबसे ज़्यादा मिलती है, इज मैक्सिमम। मतलब देखो कोई बैट्समैन जब हिट करेगा ना, सोच के करेगा, हाँ 45 डिग्री से हिट करो, ज़्यादा दूर तक बॉल जा सकती है ना। मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें यूज़ करना है आगे जाके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ऑब्वियसली हमने लिया है मैक्सिमम रेंज का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं हाइट। सब हो गया, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का पैराबोलिक पाथ हो गया, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, उसका रेंज हो गया। अब बस बाकी क्या रहा, वर्टिकल हाइट। तो अभी बच्चों हम लोग देखते हैं वर्टिकल हाइट। तो बच्चों अभी हम देखते हैं इसका मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या रहेगा। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल
मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम ऑफ एसेंट, मतलब टी ए जितने टाइम में उसे मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया है उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। डेफिनेशन चाहे तो लिख लो, डेफिनेशन मैक्सिमम vertical distance traveled by the projectile in time of ascent is called maximum height of projectile, is called maximum height of projectile। ओके, सी नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसका फॉर्मूला। ओके, अभी मैक्सिमम हाइट के लिए ऑब्वियसली हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एस वाई का, क्योंकि अलोंग हॉरिजॉन्टल एस एक्स आएगा, ऐसे वर्टिकल डिस्टेंस क्या है एस वाई का, तो कौन सा फॉर्मूला, एस वाई इज इक्वल टू वी नो दैट एस वाई इज इक्वल टू क्या है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ एस वाई इज इक्वल टू क्या है, एच मैक्सिमम हाइट है ना। वापिस मैं यहाँ डायग्राम दिखा दूँ, देखो ये यहाँ का एस वाई मतलब क्या, एच मैक्सिमम हाइट, देन यू वाई इज इक्वल टू कितना होता है, यू साइन थीटा, टी यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट के लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया यू साइन थीटा अपॉन जी, सभी फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, एंड ए वाई इज इक्वल टू होता है माइनस जी। ओके, सभी फॉर्मूलेज इसके अंदर पुट कर दो, एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ एसेंट है यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, मतलब अगेन टी ए यू साइन थीटा अपॉन जी द होल स्क्वायर। ओके, इसको अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं एच का फॉर्मूला क्या मिलता है। बच्चों u इंटू यू क्या बनेगा, यू स्क्वायर बनेगा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ओके, इसको मैं रफ करती हूँ, देन माइनस हाफ इंटू जी, दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो एक जी में यहाँ पे कैंसिल करती हूँ, यहाँ पे देखो बेस सेम करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 से डिवाइड कर लेती हूँ ताकि बेस सेम होगा एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें करते आएगी। जी माइनस यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी 2g है ना, 2 इंटू जी 2g, तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो बेस सेम हो गया, ऊपर की डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं, 2 में से एक u गया तो कितना बचेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बच्चों ये मुझे मिलती है हाइट। अब ये हाइट मैक्सिमम किस केस में मिलेगी, जब हमारा साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो ये क्योंकि थीटा साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, -1 से +1, तो यहाँ मैक्सिमम हाइट हमें जब साइन 1 रहेगा तभी मिल सकती है। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट इज व्हेन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा h कितना मिलेगा, h इज इक्वल टू h मैक्स कितना मिलेगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये मुझे h मैक्स मिलता है एंड r मैक्स कितना मिलता है बच्चों, ये r मैक्स u स्क्वायर अपॉन g है एंड h मैक्स कितना है, u स्क्वायर अपॉन 2g है। ओके, दोनों का रिलेशन आप लोग फाइंड कर सकते हैं r मैक्स एंड h मैक्स का। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि रिलेट करता है किससे,
प्रोजेक्टाइल मोशन से सभी टॉपिक्स इससे रिलेटेड मैंने लिए हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगी, सभी न्यूमेरिकल्स उसमें मैं कवर करूँगी। जो एक्सरसाइज में पूछे गए वो भी हम लोग लेंगे, एंड अगर मान लो कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होंगे तो वो भी मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ, ऐसे मैं डिक्लेयर करती हूँ। होप सो आपको सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर ना समझ में आए तो वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत ले रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते चलें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बच्चों आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहे हैं। मैं वापस आपको बताती हूँ, अभी रात के 10 बजे 10:30 बजे तक हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि दिन भर हमारा ड्यूटी होता है, जॉब होता है, और रात को हम लोग आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड करते हैं। तो बच्चों आपके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन आप लोग भी उतनी ही मेहनत लो, ऐसे मैं बोलूँगी। खुद पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लाओ एग्ज़ाम में, वही हमारा सक्सेस रहेगा। अगर आपका स्कोर अच्छा होगा एग्ज़ाम में तो उस वक्त हमें ज़रूर याद कर लो, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।